हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी जीके सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 4 है पॉलिटी जीके का। सो बेसिकली इसमें पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ। ये जामिया के एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट है, एएमयू के एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, तो वहाँ ये क्वेश्चन ज़रूर आए हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। और ये लॉ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशंस इन 1983। सो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन स्टेट रिलेशंस के लिए 1983 में इनमें से कौन सा कमीशन जो है वो अपॉइंट किया था। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा हमारा सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन इज़ द राइट आंसर। सरकारिया कमीशन कितनी बार सरकारिया कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन से ईयर में अपॉइंट किया गया था। 1983 में यहाँ क्वेश्चन में भी ये बताया गया है। और ये किस लिए था बेसिकली सरकारिया कमीशन जो था, तो ये क्वेश्चन भी आया, ये मैंने आपके साथ सॉल्व किया था पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो ये क्वेश्चन जो आया था, तो ये लास्ट टाइम ऐसे पूछा गया था कि सरकारिया कमीशन किस चीज़ के लिए था, किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया था। यूनियन और स्टेट के रिलेशंस के लिए। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप इन 1983 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन द सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप ऑन वेरियस पोर्टफोलियोज। जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया, अच्छा, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। इस वजह से इस कमीशन का क्या नाम रखा गया, सरकारिया कमीशन। और ये जो थे ये रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप और इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। कितना गैप होना चाहिए। 6 मंथ्स इज़ द राइट आंसर। 6 महीने से ज़्यादा 2 सेशंस के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और वैसे हमारे यहाँ टोटल कितने होते हैं, 3 सेशंस होते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड अपॉन बाय प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। अच्छा, और ये जो प्रोविजन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में। दस इन ईच ईयर हमारे यहाँ क्या होते हैं, देयर मस्ट बी 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है। वैसे अगर हम देखें तो 3 सेशंस होते हैं। हाउएवर देयर आर यूजुअली 3 सेशंस। कौन कौन से सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है फरवरी टू मई के बीच में। फरवरी टू मई का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो सेशन हो रहा होता है पार्लियामेंट का, उसे कहते हैं बजट सेशन। देन मानसून सेशन होता है जुलाई टू सेप्टेम्बर। देन विंटर सेशन होता है, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। ये आपको पता होना चाहिए कि 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। और 2 अगर कोई रीज़न की वजह से, किसी एपिडेमिक की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, जैसे कि कोविड-19 में हमारे सेशंस नहीं हुए थे, तो मैक्सिमम जो है 6 मंथ का गैप होना चाहिए। उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एंश्योराइंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछा गया कि इंडिया के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है। सी जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा पार्ट 4A। 4A जो है ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है सेशन है, पार्ट है। तो इसमें मेंशन किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसे ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद। न्यू पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A, इट इनकॉर्पोरेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाय इंसर्टिंग अ न्यू आर्टिकल 51A below article 51. The objective of incorporating the fundamental duties is to place before country a code of conduct which the citizens are expected to follow. बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर जो ऐड किया गया था पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A। और अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुई थी, 1976 में। The next question is, the doctrine of harmonious construction was propounded by Supreme Court in which of the following cases? The right answer is Kerala Education Bill 1957 case. केसेस आपको पता होना चाहिए, कितनी बार केसेस भी पूछ लेते हैं, जैसे कि केशवानंद भारती केस। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। इन केरला एजुकेशन बिल 1957 द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन शुड बी अप्लाइड। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का वो ओवरराइड नहीं कर सकते। सबसे ऊपर जो है वो हमारा फंडामेंटल ही राइट रहेगा हमेशा।
Then nevertheless, in determining the scope and ambit of fundamental rights, the court could not entirely ignore the directive principle. Directive principle को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स के बाद जो आता है वो है DPSP, बट शुड अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एंड शुड अटेम्प्ट टू गिव अफेक्ट टू बोथ एज मच एज पॉसिबल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग past president of India never served as a chief minister of state in India? So the right answer is डॉक्टर जाकिर हुसैन. डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ये प्रेसिडेंट थे, बट ये किसी भी स्टेट के कभी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं. और यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस में है, अजियानी जैल सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो ये तीनों भी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और ये अपने अपने स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं. सो नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं ये चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के. जायल सिंह जो है चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैड सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ भोपाल स्टेट. सो आपको पता होना चाहिए, कितनी बार ये भी पूछ लेते कि नीलम संजीवा रेड्डी कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, तो आंध्र प्रदेश के थे. जायल सिंह जो थे वो पंजाब के. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये भोपाल के थे चीफ मिनिस्टर, भोपाल या फिर मध्य प्रदेश. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा? पहले गोवा, दमन एंड दीव, पहले एक ही यूनियन टेरिटरी था, दमन, दीव एंड गोवा. देन दमन एंड दीव को सेपरेट कर दिया गया गोवा से. कौन से ईयर में? 1985. सो सी जो है इज़ द राइट आंसर, 1985. प्रीवियसली गोवा, दमन एंड दीव वर एडमिनिस्ट्रेड एज ए सिंगल यूनियन टेरिटरी, जो मैंने अभी आपको बताया, बाय द गोवा, दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987. अ सेपरेट स्टेट गोवा एंड अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव वर फॉर्म्ड. ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 1987 होगा. सी यहाँ पे आंसर नहीं होगा 1985. ये 1987 के एक्ट के थ्रू जो है दमन एंड दीव को अलग किया गया था. दमन एंड दीव आज भी यूनियन टेरिटरी और गोवा को स्टेटहुड दे दिया गया था गोवा को 1987 में. सो डी जो होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे. दिस चेंज वॉज नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. देन हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड सेक्युलर अपीयर्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन? सेक्युलर वर्ड, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ बहुत बार सॉल्व किया है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व कर रहे थे तो बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन. पॉलिटी के पेपर में, साइकोलॉजी के पेपर में और टर्किश के पेपर में पूछा गया था. सो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है ये कि कितनी बार सेक्युलर वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हुआ है. तो द राइट आंसर इज़ 2. 2 बार सेक्युलर वर्ड का यूज़ किया गया. एक बार प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड यूज़ हुआ है एंड एक बार आर्टिकल 25A में. सो यहाँ पे यही लिखा है, द टर्म सेक्युलर अपीयर्स ट्वाइस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट इन प्रियम्बल एंड देन सेकेंड आर्टिकल 25 क्लॉज A. The next question is, in which year the first backward classes commission was appointed? ये मैंने जब आपके साथ फर्स्ट वीडियो जब मैंने अपलोड की थी तो उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कब अपॉइंट किया गया था. सो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास जो कमीशन थी वो 1953 में अपॉइंट की गई थी. तो सी इज़ द राइट आंसर, 1953. The first backward classes commission was appointed by the President of India in the year 1953 under the chairmanship of काका कालेलकर. तो ये आपको ये पता होना चाहिए चेयरमैनशिप किसकी चेयरमैनशिप के अंडर थी, काका कालेलकर. इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1955. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया इज कोडिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्रिमिनल लॉ जो है इंडिया में वो कौन से इसमें कोडिफाइड किया गया है? इंडियन पीनल कोड 1860 में या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में. सो ये जो है ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC और IPC 1860. So both 1 and 2 is the right answer. Criminal law of India is codified in Indian Penal Code 1860 and Criminal Procedure Code 1973. आपको ईयर भी पता होना चाहिए. IPC 1860 and CRPC 1973. The next question is, which article of the Constitution protects the President or Governor of a state against criminal proceedings in any court during the time they hold office? So the right answer is आर्टिकल 361 क्लॉज 2. सो चाहे गवर्नर हो, अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो जब तक वो प्रेसिडेंट है या फिर जब तक वो गवर्नर है तो उनको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता. ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 361 क्लॉज 2 में. सो आर्टिकल 361 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम दे होल्ड ऑफिस. और ये जो प्रोविजन है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए एंड गवर्नर के लिए है. ये किसी मिनिस्टर के लिए नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए प्रोविज़न है कि जब तक ये
ऑफिस में रहेंगे, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जब तक वो प्रेसिडेंट है कोई भी पर्सन, और या फिर गवर्नर है, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उनको जब तक वो ऑफिस में है, मतलब जब तक वो प्रेसिडेंट है या फिर जब तक वो गवर्नर है, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज regarding the starred questions asked during question hour of parliament, which among the following is true? So oral answer is required to be given by the minister on floor of the house and supplementary questions may be asked on minister's reply. So A जो होगा ये right answer होगा हमारे पास. Starred question are those, अच्छा यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं. सो स्टार्ड क्वेश्चंस आर दोज फॉर विच एन ओरल आंसर इज एक्सपेक्टेड. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पार्लियामेंट में आपने सेशंस देखा होगा कितनी बार कि मिनिस्टर्स क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं अपोजिशन वाले, और रूलिंग पार्टी जो है वो आंसर कर रही होती है. तो उसमें क्वेश्चंस की कैटेगरी होती है. स्टार्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसका क्या होता है, वो क्वेश्चंस जब कोई मिनिस्टर पूछता है तो उसका आंसर क्या होता है, ओरल आंसर मिलता है. द मेंबर इज़ अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, और उसके बाद वो जब एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो वो दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता है. देन विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर, बट स्पीकर की परमिशन से, आफ्टर द रिप्लाई इज ऑब्टेन फ्रॉम द मिनिस्टर कंसर्न. नॉन स्टार्ट क्वेश्चन आर दोज फॉर विच अ रिटर्न रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड. और नॉन स्टार्ट क्वेश्चन मतलब नॉन स्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं इसमें क्या होता है, ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसका रिप्लाई जो है वो रिटर्न में दिया जाता है. आफ्टर द रिप्लाई हैज़ बीन प्रोवाइडेड नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. जब रिप्लाई दे दिया जाता है रिटर्न में तो उसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. अ नोटिस पीरियड इज़ टू बी गिवन टू द मिनिस्टर टू रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, और उससे पहले नोटिस भी दिया जाता है रिप्लाई देने से पहले. हाउएवर इफ़ अ मेंबर सीक्स टू आस्क अ क्वेश्चन अर्जेंटली एंड कैन नॉट वेट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द नोटिस पीरियड देन द मेंबर कैन डू सो प्रोवाइडेड इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर. सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मतलब वही जो मैंने ऊपर बताया आपको, और कि दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और यहाँ पे ये आप लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट यहाँ पे कभी ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इस वजह से क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड कर दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत. कौन से आर्टिकल में विलेज पंचायत के फॉर्मेशन की बात कही गई है. सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 40. और ये आर्टिकल 40 और ये विलेज पंचायत जो ये क्या है बेसिकली, ये है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. आर्टिकल 40 of the DPSP directs the government to organize village panchayats and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as units of self-government. The next question is who administers oath of office to the president. President जब इलेक्शन होते हैं और जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो जब वो ओथ लेते हैं तो वो ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है. सो द राइट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. The oath of office to the President of India is administered by the Chief Justice of India, but in his absence, अच्छा अगर Chief Justice of India नहीं रहते हैं तो सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो एडमिनिस्टर करते हैं ओथ प्रेसिडेंट की. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस डिड नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर्स आफ्टर बीइंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स. यहाँ पे ऑप्शन से इनमें से कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जो चीफ मिनिस्टर भी रहे उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर भी बने. तो द राइट आंसर इज़ मायावती. मायावती चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की, बट ये कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी है. मोरारजी देसाई ये अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी थे और ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे. चरण सिंह भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. नरेंद्र मोदी अभी प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी थे. सो 6 पीपल, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवे गौड़ा एंड नरेंद्र मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर बीइंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स. सो कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं अपने स्टेट के. सो मोरारजी देसाई, चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवे गौड़ा एंड नरेंद्र मोदी. तो ये नाम आपको पता होना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारे इस वीडियो का, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. द राइट आंसर इज़ 6th शेड्यूल. 6th शेड्यूल से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो 6th शेड्यूल आपको पता होना चाहिए. 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की गई है, और कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, टोटल जो है वो 8 हैं सिक्किम को लेके. सो यहाँ पे जो है सिक्किम को मिलाकर 8 हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. तो यहाँ पे बेसिकली 6th शेड्यूल में जो बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट्स की गई है. और कौन से स्टेट है, असम, मेघालय 1, 2, देन त्रिपुरा 3 एंड मिजोरम 4. तो ये आपको पता होना चाहिए 4 स्टेट्स कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. सो आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।